जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम हमारा बचा हुआ जो टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के 26 से लेकर 50 तक के जो क्वेश्चन हैं जो हमारे रह गए थे वीडियो लंबे होने की वजह से, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस टेस्ट पेपर को, बचे हुए टेस्ट पेपर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अभी भी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस टेस्ट पेपर का दूसरा पार्ट करते हैं। तो चलिए हम फिज़िक्स का पोर्शन स्टार्ट कर लेते हैं। फिजिक्स के आप सभी को पता होंगे कितने 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स का और फिजिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स। मैथ्स के 15 क्वेश्चन और फिजिक्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 26, इसके पहले के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से इस टेस्ट पेपर का पहला पार्ट सोल्व कर सकते हो। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो समतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या पूछी है। तो फ्रेंड्स, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, आपको ध्यान रखना है वो कितनी होती है? अनंत, यानी कि इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान विमा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट द सेम डायमेंशंस? तो पहली जो पेयर दे के रखी है उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रेंड्स, ये दोनों क्या है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा की जो विमाएँ होती है, ऐसा यूनिट सेम होगी तो विमा भी समान होगी। दूसरा घनत्व है और विशिष्ट घनत्व है। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हम फोकस दूरी और ऊंचाई, दूरी ये भी मीटर में होती है और ये ऊंचाई ये भी मीटर में होती है, तो ये भी सेम है। गुरुत्वीय बल और घर्षण बल दोनों क्या है? एक बल है, तो इनकी जो यूनिट है वो भी सेम होगी। तो इनकी भी क्या होगी फ्रेंड्स? ये बल है, इसलिए इनकी विमाएँ भी समान होगी। अब हम बात करते हैं घनत्व की। घनत्व यानी कि डेंसिटी, आप सभी को पता है क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है। तो इसकी जो विमा निकालना चाहते हैं अगर हम, या फिर ऐसा यूनिट निकालना चाहते हैं, द्रव्यमान कितना में होता है उसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम, और आयतन की होगी मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी घनत्व की। और अगर हम विशिष्ट घनत्व की बात करें तो विशिष्ट घनत्व क्या होता है? विशिष्ट घनत्व की डेफिनेशन ये होती है कि 4 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान रखना है, 4 डिग्री सेल्सियस पर किसी वस्तु का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात विशिष्ट घनत्व होता है। वस्तु का घनत्व डिवाइड बाय पानी का घनत्व, इन दोनों का जो अनुपात है वो कहा जाता है विशिष्ट घनत्व। अब ये भी घनत्व और ये भी घनत्व है, तो घनत्व से घनत्व की जो यूनिट है वो कैंसल आउट हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जो विशिष्ट घनत्व है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, वो विमाहीन होता है, और घनत्व की होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट होती है। तो आप इसकी विमा निकाल सकते हो, ml-3 t की पावर 0, ये इसकी विमा निकलेगी। और इसमें m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये इसकी विमा होगी, मतलब इसकी कोई विमा नहीं होती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो घनत्व और विशिष्ट घनत्व यानी कि डेंसिटी और स्पेसिफिक जो ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी भी आप कह सकते हो, दोनों की जो विमाएँ हैं एक समान नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 एम्पियर फ्यूज़ वाले एक 240 वोल्ट प्रदाय में 60 वोल्ट के कितने बल्ब सुरक्षात्मक रूप से लगाए जा सकते हैं? हाउ मेनी 60 वोल्ट बल्ब कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ 240 वोल्ट सप्लाई विद अ 4 एम्पियर फ्यूज़? तो इन्होंने फ्रेंड्स क्या कहा है यहाँ पर कि कितने बल्ब, अब ये बल्ब हमें पता नहीं है, आप कितने बल्ब सीरीज़ में एक साथ लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो कितने बल्ब लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो ये फ्यूज़ है या फिर ये जो पूरा परिपथ है, सर्किट है, इसका जो वोल्टेज है कि कितनी इसकी कैपेसिटी है वो पहले हमें निकालनी होगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ बल्ब्स निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हम पावर वोल्टेज इंटू करंट। अब पावर निकालना है हमें इस पूरे सर्किट की कि कितनी पावर इसकी कैपेसिटी, पावर कैपेसिटी है। तो वोल्टेज कितना दे के रखा है फ्रेंड्स? 240, और करंट यहाँ पर कितना? 4 एम्पियर का है ये फ्यूज़, और इसमें 240 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो निकल जाएगी, कितनी होगी? 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और एक 9, 960। मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो 960 है। तो टोटल जो कैपेसिटी है हमारी 960 है। अब इसमें कितने वोल्ट के, कितने वॉट के बल्ब बोला है इन्होंने?
60 वॉट के बल्ब, 60 वॉट के कितने बल्ब माना n बल्ब हम लगा सकते हैं टोटल। ये भी टोटल और ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटी के बराबर 60 वॉट के n बल्ब आप लगाओगे तो ये दोनों की कैपेसिटी बराबर होगी, तभी जाके ये जो सर्किट होगा सुरक्षित होगा, ख़राब नहीं होगा। इससे ज़्यादा अगर पावर आपने सप्लाई करी या फिर इसमें ज़्यादा वोल्टेज के बल्ब लगा दिए तो ये फ्यूज़ जो है ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 960 डिवाइड बाय 60, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो नंबर ऑफ बल्ब यानी n की वैल्यू कितनी आई, 16। तो इस तरह के आप सुरक्षात्मक रूप से 16 बल्बों को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना चाहिए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि तरंग के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। रेजोनेंस इज प्रोड्यूस ड्यू टू ऑफ साउंड वेव। तो ये जो सारे गुण हैं फ्रेंड्स, ये साउंड वेव के गुण हैं। तो इनमें से किस गुण या किस प्रॉपर्टी के कारण हमें प्रतिध्वनि यानी कि रेजोनेंस, ध्वनि आकर वापस हमारे कान में सुनाई देना, तो कौन से गुण के कारण होता है? तो पहला है विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन। तो पहले मैं आपको विवर्तन बता दूं। क्या होता है विवर्तन में फ्रेंड्स? जब प्रकाश की किरण किसी अवरोध से टकराती है तो वो अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है। जैसे यहाँ पर एक अवरोध है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो ये क्या होगी, जहाँ इसका अवरोध है यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी और सीधे चली जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। दूसरी बात करते हैं हम परावर्तन की। परावर्तन में क्या होता है? कोई सी प्रकाश की किरण आती है और उस तल से पूरी तरह से या फिर पार्शली परावर्तित हो जाती है, वापस यहाँ से आके वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो रिफ्लेक्शन होता है। अब अपवर्तन की बात कर लेते हैं। तो अपवर्तन में फ्रेंड्स क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, मान लिया एक मीडियम ये है, दूसरा मीडियम ये है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। मतलब इसको सीधे सीधे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाके या तो इधर चली जाएगी या फिर इधर हो जाएगी। डिपेंड करता है कि कौन से माध्यम में वो जा रही है, मतलब अपना पथ जो है वो चेंज कर देती है थोड़ा सा। तो इसे कहा जाता है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। लास्ट जो है प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग। ये क्या होती है? तो प्रकीर्णन का मतलब ये है कि प्रकाश की किरण जब आती है अपने मार्ग से और उसके मार्ग में कोई सा अवरोध आता है तो वो क्या होती है? प्रकाश की किरण बिखर जाती है। तो इसे कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग। अब इन चारों प्रॉपर्टी में से कौन से प्रॉपर्टी के कारण आप खुद ही बता सकते हो कि हमें प्रतिध्वनि यानी कि रेजोनेंस सुनाई देगा या फिर इको की बात करते वो सुनाई देता है? तो इन सब में अगर हम देखें परावर्तन में कोई सी प्रकाश की किरण या साउंड वेव या ध्वनि तरंग आ रही है और वापस अपने जहाँ से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसके कारण हमें जो है ध्वनि की तरंग क्या है? सुनाई देती है, उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू द मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड? तो फ्रेंड्स ऊष्मा का जो संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसमिशन होने के लिए अलग अलग तरीके से ऊष्मा का ट्रांसमिशन या फिर कंडक्शन होता है। तो कौन कौन से होते हैं उसमें? चालन, संवहन, विकिरणन, ये तीन है। तीन से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। तो चालन जो होता है फ्रेंड्स, चालन में क्या होता है? माध्यम के कणों द्वारा, माध्यम में जो भी जिस माध्यम में भी ऊष्मा जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है, उसके कणों के द्वारा ऊष्मा एक माध्यम से इस कण से फिर इस कण को ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस तरह से ऊष्मा आगे बढ़ती है। संवहन यानी कि कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है पदार्थ के अणु यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पदार्थ के अणुओं के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। तीसरा विकिरण ऐसा है जिसमें बिना माध्यम यानी कि वैक्यूम में भी ऊष्मा ट्रेवल कर सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि आणविक संगठन का मतलब ये है कि अणुओं के द्वारा कौन सी मेथड से ऊष्मा का संप्रेषण होता है? तो वो होती है संवहन यानी कि कन्वेक्शन। ऊष्मा का उत्पन्न परिणाम किए गए कार्य के समतुल्य होता है, यह कथन है। द हीट जनरेटेड इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन, दिस इज द स्टेटमेंट। तो ऊष्मा जो भी उत्पन्न होती है वो किसके बराबर होती है? किए गए काम के बराबर लगभग होती है। तो ये किसका नियम है फ्रेंड्स? तो ये जो नियम है ये ऊष्मा गतिकी का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहा जाता है।
फ्रेंड्स वैसे थर्मोडायनामिक्स की जो तीन नियम है ऊष्मागतिकी के नियम, वो सिर्फ आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। कभी कभी ही इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, सिर्फ डेफिनेशन और क्या कहते हैं ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लाइट वेव्स? तो यहाँ कहा गया है, पहला ऑप्शन है लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो मैक्सिमम होती है, या फिर बैंगनी की मैक्सिमम होती है, या फिर बैंगनी का जो वेलोसिटी या वेग है वो लाल रंग से अधिक होता है, या फिर लाल रंग की आवृत्ति बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक होती है। तो मैंने आपको बताया था बे जा नी हे पी ना ला, ये होते हैं फ्रेंड्स 7 कलर। अब लाल से आप बैंगनी की तरफ बढ़ते हो तो जो वेवलेंथ है वो क्या होती जाती है फ्रेंड्स? कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा लाल की और सबसे कम किसकी है? बैंगनी की है। तो इन्होंने यही प्रकाश तरंगों के लिए कथन पूछा है कि किसके लिए सत्य है। तो ये किसके लिए सत्य है फ्रेंड्स की जो लाल की तरंग दैर्घ्य है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f हो तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो r और f है इनके बीच में जो रिलेशन है वो पूछा है फ्रेंड्स गोलीय दर्पण के लिए। तो फ्रेंड्स कौन सा रिलेशन करेक्ट होता है ये आपको याद रखना है। f इज इक्वल टू होता है r डिवाइड बाय 2, ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी, r इज इक्वल टू ट्वाइस, 2 को उधर ले जाओगे तो ट्वाइस ऑफ f हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ये जो रिलेशन है ये आपको याद करना, नोट कर लीजिए कॉपी में। ये रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछते हैं और कभी कभी ये रिलेशन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि निर्धारित लेंस की क्षमता डायोप्टर, 2 डायोप्टर है, पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत इफेक्ट होता है फ्रेंड्स, इससे पता चलता है कि इसमें कौन सा लेंस यूज़ किया गया है। तो इसका क्या अर्थ है? इफ़ द पावर ऑफ लेंस इज़ 2 डायोप्टर इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो प्लस लगा है, नोट कर लीजिए कॉपी में। अगर प्लस है तो वो उत्तल लेंस होगा और अगर माइनस है तो अवतल लेंस होगा। ये आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये जो 2 ऑप्शन है ये तो हमारे हट गए हैं, हमें देखना है ये उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस के बाद इन्होंने दे के रखी है क्या है? क्षमता। इसके लिए आपको जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए क्षमता में और फोकस दूरी में, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? फोकस दूरी पूछी है। तो क्षमता यानी कि पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आते हैं। तो पावर कितनी दे के रखी है? 2 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/f। तो फोकस दूरी पूछी है इन्होंने, यहाँ पर फोकस दूरी की बात कर रहे हैं। तो फोकस दूरी क्या आ जाएगी? 1 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होगा? 0.5। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन से हमने क्या पता लगा लिया कि एक तो प्लस लगा है इसलिए ये होगा उत्तल लेंस, दूसरा इसकी फोकस दूरी कितनी आई? 0.5 आई, और ये प्लस में है तो ये भी प्लस में आई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ए और डी में से क्या 2 मीटर आई है फोकस दूरी? नहीं, 0.5 मीटर आई है पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा होता है? द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इज नोन एज रेटिना, यानी कि दृष्टि पटल। किसी वस्तु के एक समरूप चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं और दुगना कर दो तिगना कर दो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है लेंथ ये ρ डिवाइड बाय ए, ये IMP फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जो लंबाई है, लंबाई की क्या है? तो R लंबाई की क्या आ रहा है? इसकी इक्वल, मतलब कि इसके प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती आ रहा है। और ए की क्या आ रहा है? डिवाइड में आ रहा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। तो यही इन्होंने पूछा है कि लंबाई और क्षेत्रफल इन दोनों के में क्या रिलेशन है प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। तो क्या है? लंबाई का पूछा है पहले, तो लंबाई अनुक्रमानुपाती, और एरिया क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे क्या होता है, उनमें एक समान धारा प्रवाहित हो, या फिर उनमें एक समान वोल्टता प्राप्त हो, उनमें विद्युत ऊर्जा की खपत अधिक हो, उनमें विद्युत ऊर्जा की खपत नगण्य हो। तो घरेलू में जो हमारे घर में वायरिंग होती है, जो भी वायरिंग लगाई जाती है घर में, वो किस पर्पस से लगाई जाती है, ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। तो उसका क्या पर्पस होता है, किस कारण से घरेलू वायरिंग को संयोजित किया जाता है, ताकि क्या रहे, उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो। मतलब जो भी डिवाइस है या फिर जो भी वायरिंग करी है घर में, सभी को एक जैसा वोल्टेज मिले, ऐसा नहीं कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम मिले। तो इसका राइट आंसर होगा एक समान वोल्टता प्राप्त हो। एक समान धारा से मतलब नहीं है, वोल्टेज सभी को एक जैसा मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। जहाँ पर डी क्या है, ये जो डी है स्मॉल डी लिखा है यहाँ पर, कैपिटल डी की बात हो रही है, पृथ्वी का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ है। तो सूत्र, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जी का, जो कि क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, और ये बहुत आईएमपी फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर द्रव्यमान है ये पृथ्वी का, और ये पृथ्वी की त्रिज्या है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी के घनत्व के रिस्पेक्ट में जी का मान पूछा है, तो ये जी एज इट इज़, ये भी जी। अब यहाँ पर द्रव्यमान है, अभी हमने पढ़ा कि द्रव्यमान, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कराया कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, या फिर घनत्व, डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से हम द्रव्यमान की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या होगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान। और आप सभी को पता है कि पृथ्वी को लगभग गोल ही माना गया है, इसलिए जो गोले का आयतन का फॉर्मूला फ्रेंड्स वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम पृथ्वी को लगभग गोल माने तो, और ऐसा ही अजम्पशन इसमें माना गया है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी m की वैल्यू, वो हम यहाँ पुटअप कर देंगे। तो g का मान क्या हो जाएगा, ये 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से एक 2 आर कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर जो g का मान मिला फ्रेंड्स वो कितना मिला, 4/3 पाई जी डी आर। तो उसका राइट आंसर फ्रेंड्स कौन सा होगा, अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो 4/3 पाई आर जी डी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से घुमा के क्वेश्चंस लॉजिकल पेपर आता है तो पूछ लेते हैं। डायरेक्ट उन्होंने जी का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं पूछा, और यहाँ पर घनत्व के रिस्पेक्ट में पूछ लिया। तो आपको सब इसलिए इन सब चीज़ों का याद होना ज़रूरी है, डेंसिटी का फॉर्मूला। और ये यहाँ पर देखो मैथ्स का यूज़ भी हो गया है कि जो गोले का आयतन का सूत्र है वो भी यहाँ पर यूज़ हो गया। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि मैथ्स भी अच्छे से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 200 वोल्ट के एक वोल्टता जनित्र को 40 वाट के बल्ब से जोड़ा गया है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या क्या दिया है फ्रेंड्स, 200 वोल्ट, इसका मतलब ये है कि ये किसकी वोल्टेज की वैल्यू है। 40 वाट है, उसका मतलब ये है कि पावर की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपसे आई पूछा है, तो पी वी और आई, इसमें रिलेशन वाला फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में आना चाहिए अचानक से, ये जो आपने करंट पढ़ा होगा उसमें क्या होता है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। इस तरह से फॉर्मूले माइंड में क्लिक होना चाहिए एग्जाम टाइम पे कि कौन कौन से पैरामीटर आपको दिए हैं, उससे आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। तो P तो आपको दिया है 40, V 200, I की वैल्यू पूछी है, तो 40 डिवाइड बाई 200 ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 1 डिवाइड बाई 5 यानी कि 0.2 एम्पियर इसका करंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों यानी कि माइक्रोवेव ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा पद संबंधित नहीं है। माइक्रो ओवन्स यूज्ड इन होम, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू। कौन कौन सी टर्म माइक्रोवेव से रिलेटेड नहीं है, मैग्नेट्रॉन, विद्युत चुंबकीय तरंगे, रेडियो तरंगे, या फिर विद्युतीय ऊष्मा। तो फ्रेंड्स ये जो सारी टर्म है ये सभी तो यूज़ होती है रेडियो तरंगों को छोड़ के, क्योंकि माइक्रोवेव में रेडियो तरंगों का कोई उपयोग नहीं है। बाकी ये जो टर्म है सारी यूज़ होती है माइक्रो ओवन में। विद्युत चुंबकीय तरंगे यूज़ करते हैं, मैग्नेट्रॉन, और द्विविद्युतीय ऊष्मा भी उसमें डाइलेक्ट्रिक हीट
उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। रेडियो तरंगों का माइक्रोवेव में यूज़ नहीं है, ये उससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक। फ्रेंड्स अब यहाँ से स्टार्ट हो गए हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। और केमिस्ट्री के आप सभी को पता होंगे 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन हैं आपका रिजल्ट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। केमिस्ट्री सभी को टफ लगती भी है, तो चलिए हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और आपका जो कंसेप्ट है धीरे धीरे हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन है समस्थानिक C14 कार्बन 14 संबंध है, ये जो आइसोटोप है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अभी फ्रेंड्स रिसेंट जो पेपर हुआ उसमें कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि कोबाल्ट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कैंसर के निदान में शायद उसका उपयोग किया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। यहाँ पर पूछा है कार्बन 14। तो फ्रेंड्स कार्बन 14 का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। फॉसिल यानी कि जो जीवाश्म है उनकी आयु का निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीलियम की संयोजकता कितनी होती है, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ हीलियम। तो फ्रेंड्स आपने निष्क्रिय गैस अगर पढ़ी होगी, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी जो गैसें हैं, लास्ट वाला जो कॉलम आपने पीरियोडिक टेबल का पढ़ा होगा उसमें निष्क्रिय गैसें होती है। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता आप सभी को पता है कितनी होती है, 0 होती है। तो हीलियम भी क्या एक निष्क्रिय गैस है, इसलिए इसकी जो संयोजकता वैलेंसी है वो भी क्या होगी, 0। वैसे ये क्वेश्चन बहुत IMP है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि निष्क्रिय गैसों की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, तो 0 होती है, लेकिन कभी कभी उनके नाम से भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, द एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज बेस्ड ऑन। तो फ्रेंड्स आदर्श गैस की समीकरण आप सभी को याद होना चाहिए, PV = nRT। इसको अगर हम देखें इक्वेशन को तो इससे हमें पता चलेगा कि ये तो दाब, आयतन, तापमान और मोलों की संख्या सब पर निर्भर करती है, बट ऐसा नहीं है। एक पॉइंट होता है, मतलब आदर्श गैस समीकरण जब बनाई जाती है तो उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं। तो उन अजम्पशंस में एक अजम्पशन ये भी है कि इसके जो अणु हैं वो कभी भी, पार्टिकल्स जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से टकराते हैं। मतलब ये जो अणु हैं इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल 0 माना गया, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये अजम्पशन होता है। तो जो आदर्श गैस की जो ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा होती है उसमें, जो काइनेटिक एनर्जी की बात हम करते हैं, वो किस पर निर्भर करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप पर निर्भर करती है या फिर टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिकतम विद्युत धनात्मक तत्व इनमें से कौन सा है। तो विद्युत धनात्मक तत्व के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर प्रदान करने की जो प्रवृत्ति रखते हैं उन परमाणुओं को क्या कहा जाता है, विद्युत धनात्मक। विद्युत ऋणात्मक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन धनात्मक तत्व होते हैं जो डोनेट करने की प्रवृत्ति या फिर टेंडेंसी रखते हैं। तो ये जो सारे तत्व हैं, सारे तत्व विद्युत धनात्मक तत्व है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है कि इनका जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक साइज़ बढ़ने से क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ये इजीली डोनेट कर सकते हैं। इनके लिए डोनेशन करना इलेक्ट्रॉनों का बहुत आसान हो जाता है, देना आसान हो जाता है, क्योंकि वो फोर्स कम फोर्स से बंधे हुए होते हैं, दूर होते हैं, इसलिए आसानी से ये इसको दे देते हैं। तो नीचे आने पर ये जो प्रवृत्ति होती है डोनेट करने की या फिर इनका साइज़ बढ़ने से वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो कौन कौन से नीचे आते हैं हम सबसे पहले, अगर आपको नेट पीरियोडिक टेबल याद होगी तो सबसे पहले बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरिलियम और रेडियम, ये इनका जो क्रम है, आपने किसी भी तरह से कौन सी भी ट्रिक से टेबल याद करी होगी तो इस तरह का क्रम आता है। तो सबसे कम इसकी है, फिर उसके बाद साइज़ इसका बढ़ जाता है, फिर इसका और इसका। तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें लास्ट ऑप्शन कौन सा है, बेरियम का, यानी कि बी है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व जो है, एलिमेंट है, वो कौन सा होगा, बेरियम। अगर यहाँ पे RA का ऑप्शन होता तो हम उस पर टिक करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी ईंधन के अविस्फोट रोधी गुण को दर्शाता है, एंटी नॉकआउट प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्यूल।
कौन दर्शाता है, कौन सी संख्या से पता चलता है कि वो अस्फोट रोधी है? तो जो ऑक्टेन संख्या होती है फ्रेंड्स, उसके द्वारा ईंधन का जो ऑक्टेन संख्या है उससे बता सकते हैं कि जो ईंधन है वो अस्फोट रोधी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सभी? तो ये जो सभी गैसें हैं ये सभी रिस्पॉन्सिबल है वायु प्रदूषण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ना वायुमंडल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है। आप सभी को पता होगा, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली भूपर पट्टी पे पाए जाने वाली गैस। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर निष्क्रिय गैस का पूछ लिया कि निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स कौन सी पाई जाती है? ऑर्गन। आप मुझे कमेंट में करके बताइए, आपके लिए होमवर्क है, कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन। इसका मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, विच इनर्ट गैस इज़ नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर? कौन सी नहीं पाई जाती वो आपको बताना है। कौन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो मैंने आपको बता दिया है, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में स्थिर होता है, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस रिमेन्स कांस्टेंट? क्या कांस्टेंट रहता है फ्रेंड्स इसमें? तो फ्रेंड्स आइसोथर्मल यानी कि समतापी। समतापी का मतलब ये है कि इसमें जो ताप है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और एक्सपांशन का मतलब ये है कि इसमें क्या बढ़ना चाहिए? वॉल्यूम यानी कि आयतन बढ़ना चाहिए। ये जो प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है आइसोथर्मल एक्सपांशन, जिसमें ताप कांस्टेंट रहे, नियत रहे और आयतन बढ़े। तो कौन सी चीज़ इसमें नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है? तो ताप यानी कि टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन इज? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स उसे? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक एसिड तो होता है, लेकिन कौन सा? एसिटिल या फिर एसिटाइल भी से कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ ले तो बता देती हूँ, C9H8O4 ये होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी कि एस्प्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए अनिवार्य खनिज तत्व कौन सा है? द एसेंशियल मिनरल एलिमेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज? तो फ्रेंड्स ये जो सारी चीज़ें हैं पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। कन्फ्यूज़न, ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजिंग है, लेकिन नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कन्फ्यूज़ हो जाता है कि जिंक लें या फिर मेल्बिडेनम लें। तो जो मोल्बिडेनम है वो ज़्यादा ज़रूरी है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी टेक्निकल की क्लासेस अटेंड कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।